मेरा नाम नेहा है। मेरी उम्र 25 साल है। मैं एक डॉक्टर हूँ। मेरी शादी मेरे माँ बाप ने अपनी पसंद से की थी। मैं उनकी इकलौती बेटी थी। मेरी शादी के 2 महीने बाद मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। वह दिन मेरे लिए बहुत ही बुरा दिन था। मैं बहुत रोई थी। मैंने अपनी माँ को बचाने की बहुत कोशिश की थी, मगर मैं हार गई। माँ के जाने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी दुनिया ही ख़त्म हो गई हो। मेरे आसपास अब मेरा अपना कोई नहीं बचा था। लेकिन मेरे पति अर्जुन ने मेरा बहुत साथ दिया और मुझे ज़िंदगी की ओर लौटने में मदद की। मैंने सोच लिया था कि अब मैं कभी भी डॉक्टर का पेशा नहीं अपनाऊंगी, लेकिन मेरे पति ने मुझे समझाया कि यह ऊपर वाले की मर्जी थी। जितना तुम्हारे बस में था तुमने किया। अब जो भगवान चाहेंगे वही होगा। भगवान की मर्जी के आगे हम क्या कर सकते हैं। उनकी बातें मुझे समझ आई थी। हम डॉक्टर मरीज के लिए एक मसीहा होते हैं। अगर हमने किसी की जान बचा ली तो हम महान हैं, और अगर नहीं बचा पाए तो हम कुछ नहीं। खैर, धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा और मुझे अर्जुन के साथ रहते हुए लगभग 6 महीने हो गए। मैंने अब ऊपर वाले का नाम लेकर अस्पताल में फिर से ज्वाइन कर लिया था। मेरी बहुत इज्जत थी। हर कोई मुझसे बहुत इज्जत से पेश आता। सभी जानते थे कि मैं एक बहुत अच्छी और अनुभवी डॉक्टर हूँ। मैंने कई ऐसे उलझे हुए केस सुलझाए थे जिनकी वजह से सभी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे थे। लेकिन कहते हैं ना, जब पूरी दुनिया प्यार कर रही होती है तब कोई एक ऐसा भी होता है जो आपसे नफरत जताता है। अस्पताल जाने से पहले मेरे पति मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे। मेरे साथ बैठकर खाना खाते थे, बातें करते थे, शाम की चाय पीते थे। लेकिन जब से मैंने अस्पताल जाना शुरू किया था तब से उनका रवैया मेरे साथ बहुत बदल गया था। अब ना वे मेरे साथ खाना खाते थे, ना चाय पीते थे, और ना ही बात करना पसंद करते थे। मैं बहुत परेशान हो गई थी। मेरे लिए मेरी ज़िंदगी में मेरे पति का बहुत महत्व था। मैंने इसका जिक्र अपनी एक सहेली से भी किया तो उसने मुझे यही सलाह दी कि तुम एक बार इस बारे में अपने पति से बात करो। किसी और से कहने से बेहतर है कि उस व्यक्ति से ही बात की जाए जिसके साथ समस्या चल रही है। मुझे अपनी सहेली की बात बहुत अच्छी लगी और इसी सोच के साथ मैंने आज अस्पताल से छुट्टी ले ली। मेरा इरादा अपने पति के साथ समय बिताने का था, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि आज मेरे साथ क्या होने वाला है, मेरी ज़िंदगी किस तरह बदलने वाली है और मैं किस तरह की मुसीबत में आने वाली हूँ। मेरे पति अर्जुन कमरे में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। छुट्टी होने की वजह से वह आज घर पर ही थे। मैं कमरे में आई तो देखा कि वह अपने में ही मगन थे। मैं उसके पास जाकर हलचल करने लगी और उनके पास बैठ गई, लेकिन वह मुझसे मुंह मोड़कर बैठे रहे। मैं हैरान रह गई। मैंने अपने पति को पुकारते हुए कहा, अर्जुन, आपको क्या हो गया है? मुझे आपसे बात करनी है, मेरी तरफ देखिए। लेकिन अर्जुन मेरी बात सुनना ही नहीं चाहते थे। मैंने उनका हाथ पकड़ा, लेकिन अचानक उन्होंने मेरा हाथ झटक दिया और अखबार एक तरफ रखकर कमरे से बाहर जाने लगे। लेकिन मैं तुरंत खड़ी हो गई और मैंने उनका हाथ फिर से पकड़ लिया। उनका चेहरा अपनी तरफ करते हुए मैंने धीमी लहजे में कहा, अर्जुन, आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आपको पता है ना, मैं आपके बिना बिल्कुल नहीं रह सकती। आपको सब कुछ मालूम है, फिर भी आप मुझे तकलीफ़ दे रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप मेरे साथ ऐसा रहें तो मैं मर जाऊँगी। मेरी बात तो सुनिए। लेकिन मेरे पति अर्जुन मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहते थे। उन्होंने मेरा हाथ झटक दिया और कमरे से चले गए। मैं रोते रोते वहीं बैठ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उनका रवैया मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया था। कहने को तो मेरे पति अर्जुन मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन अब अचानक उनका बर्ताव बदल जाना मुझे परेशान कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पति किसी और को पसंद करने लगे हैं और शायद किसी और से शादी करना चाहते हैं। यही सोचकर मैं बेहद दुखी रहने लगी थी। मेरी आंखों में आंसू भर गए थे और मैं काफ़ी देर तक ज़मीन पर बैठकर रोती रही। 2 घंटे बाद मेरे पति अर्जुन घर वापस आए और सीधे ड्रेसिंग रूम में जाकर कपड़े बदले। उन्होंने अपने बाल संवारे और कहीं जाने की तैयारी करने लगे। लेकिन आज मैंने सोच लिया था कि मैं अपने पति अर्जुन से वजह पूछ कर रहूँगी। मुझे नहीं पता था कि मेरा वजह पूछना मेरे लिए कितना मुसीबत साबित होने वाला है। मैं उनके पास चली गई और उन्हें देखते हुए गुस्से से बोली, अर्जुन, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? आपको अब मुझसे मन भर गया है? और अगर मुझसे प्यार नहीं करना था तो शादी क्यों की थी? पापा ने आपसे हर बात पूछी थी और आपने कहा था कि आपको मुझ में कोई कमी नज़र नहीं आती, बल्कि आप मुझसे प्यार करते हैं। तो अब आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? इससे पहले कि मैं कुछ और कह पाती, मेरे पति अर्जुन ने मेरे मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया। मैं अचानक ज़मीन पर गिर पड़ी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ क्या हुआ है। मैं गाल पर हाथ रखकर हैरान होकर अपने पति को देख रही थी। वह मुझे घूरते हुए गुस्से में बोले,
मेरे मुंह लगने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी जैसी आवारा लड़कियां मेरे लिए नहीं बनी हैं। जाओ अपने अस्पताल में मर्दों के साथ रिश्ते बनाओ। मेरे पास आकर रोने या मुझसे ये सब सवाल पूछने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं तुमसे बात क्यों नहीं कर रहा, तुम्हारे साथ खाना क्यों नहीं खा रहा, या तुम्हारे साथ बैठना क्यों पसंद नहीं कर रहा। यह सब मेरी मर्जी है। अगर तुम्हें मेरे साथ अपने रिश्ते सही करने हैं तो ये नौकरी छोड़ दो। मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। अब मुझसे यह सब बर्दाश्त नहीं होता। तुम कभी भी आधी रात को अस्पताल चली जाती हो मरीजों को देखने के लिए, जब मर्जी तब घर से निकल जाती हो। आधी रात को फ़ोन आता है तो तुम उससे बातें करने लगती हो। यह सब क्या है? यह सब अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी भी कुछ इज्जत है, नाम है। लोग बातें कर रहे हैं कि इतने बड़े बिजनेसमैन आदमी की पत्नी आधी रात को घर से बाहर निकल जाती है, काम करती है या कुछ और, क्या पता। अब तुम ही बोलो, एक पति यह सब कैसे बर्दाश्त करेगा? मैं अपने पति की बात सुनकर हैरान हो गई। मैं एकटक अपने पति को देख रही थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि जो वह बोल रहे हैं वह सब सच है। मुझे लगता था कि मेरे पति मेरी नौकरी से खुश हैं। उन्होंने ही तो मुझे फिर से अस्पताल ज्वाइन करवाया था। लेकिन अब उनका रवैया देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी पूरी दुनिया बिखर गई है। मैं बहुत रोई, जबकि वह मुझे थप्पड़ मार कर जा चुके थे। हमारे बीच कभी कभी बहस हो जाती थी, लेकिन मेरे पति ने कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया था। और अब शादी के 6 महीने बाद उन्होंने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया था। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। दिल चाह रहा था कि अभी के अभी अपना सामान बांध कर मायके चली जाऊं, लेकिन मुझे समझदारी दिखानी थी। मैं कोई बच्ची नहीं थी। इसी वजह से मैंने खुद पर काबू रखा, अपने आंसुओं को अंदर ही कहीं छिपा लिया और अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने लगी। शादी से पहले मैं बहुत खुश रहती थी। मम्मी पापा ने मुझे राजकुमारी की तरह रखा था। कभी किसी ने मुझसे ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की थी। और आज मेरे पति ने मुझे थप्पड़ मार दिया था। मेरे लिए यह बात बहुत तकलीफदेह थी। मैं काफ़ी देर तक रोती रही थी। एक लड़की के लिए यह पल बहुत बुरा होता है जब उसका पति उस पर हाथ उठाता है। मेरे पति रात को काफ़ी देर से घर आए थे। मैं खामोशी से बिस्तर पर पड़ी थी। मैं सोना नहीं चाहती थी। मैं देखना चाहती थी कि वह आकर मेरे साथ क्या करेंगे। वह काफ़ी नशे में धुत नज़र आ रहे थे और लड़खड़ा रहे थे, मगर अचानक उन्होंने खुद को संभाल लिया और मुश्किल से बिस्तर पर आकर गिर पड़े। उनके पास से शराब की बदबू आ रही थी। मैंने गुस्से से घूरते हुए उनकी ओर देखा। मुझे यकीन नहीं हो रहा था मेरे पति शराब पीकर आए हैं। जैसे ही मैं उनके पास गई, अचानक मुझे किसी औरत के परफ्यूम की खुशबू भी आई। मैं हैरान होकर अपने पति को देखने लगी। मेरा मन किया कि जैसे उन्होंने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारकर मुझे जलील किया, वैसे ही मैं भी उनके मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मारकर उनकी औकात दिखाऊं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मुझ में और उनमें क्या फ़र्क रह जाएगा। इसलिए मैंने खुद को संभाल लिया और खामोशी से करवट बदलकर आंसू बहाने लगी। सुबह का सूरज निकलते ही मैं उठ गई थी। मैं बिना वजह खुद को और तकलीफ नहीं देना चाहती थी, इसलिए जल्दी जल्दी तैयार होकर अस्पताल जाने लगी। मगर मुझे यह नहीं पता था कि आज मेरे साथ क्या होने वाला है और मेरी ज़िंदगी कितनी बदतर होने वाली है। मैं अभी कमरे से बाहर निकल ही रही थी कि मेरे पति की आवाज़ मेरे कानों में आई। उन्होंने बहुत ही ऊंची आवाज़ में मुझसे कहा कि अगर तुमने आज कमरे से बाहर कदम निकाला तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। मैंने हैरान होकर अपने पति को देखा कि वह कैसी बातें कर रहे थे। मैं कुछ कहती इससे पहले ही वह अपनी जगह से खड़े होकर मेरी तरफ देखते हुए गुस्से से बोले, मैंने बस तुम्हें कह दिया है कि अब तुम नौकरी नहीं करोगी। यह मेरा आखिरी फैसला है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करूँगा जिसकी कोई सीमा नहीं होगी। मैं गुस्से से पागल होने की कगार पर आ गई थी। उनकी ऐसी बातों से मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मेरे हाथों की मुट्ठियाँ बंद हो रही थी। मैं उनकी ओर देखते हुए बोली, आपको ऐसा क्यों लगता है कि सभी औरतें ख़राब होती हैं? औरतों को मर्दों का ही शौक़ होता है, यह आपकी गलत फहमी है। हम औरतें अपनी हद में रहना जानती हैं। जैसे हर मर्द गलत नहीं होता, वैसे ही हर औरत गलत नहीं होती। मैंने आज तक किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है, किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं बनाई हूँ और ना ही किसी से रिश्ता रखूँगी। मैं वादा करती हूँ मैं हमेशा आपके साथ वफादार रहूँगी। आप इस तरह मुझ पर शक मत कीजिए। आप मेरी चिंता ना करें। लेकिन मेरे पति अर्जुन मुझे घूरते हुए बोले, मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम नौकरी के लिए नहीं जाओगी। उनकी ऐसी बातों से मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था, लेकिन मैं बेवजह की लड़ाई नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने उन्हें नज़रअंदाज करके बाहर निकलने लगी। मगर मुझे पता नहीं था कि मेरी यह हरकत उन्हें क्या करने पर उकसाएगी। अचानक उन्होंने पीछे से मेरे बाल पकड़कर खींचा और मुझे ज़मीन पर पटकते हुए बोले, समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ। तुम्हें मेरी बात मजाक लगती है।
अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि अगर मर्द को गुस्सा आ जाए तो वह अपनी औरत के साथ क्या कर सकता है। इतना कहते ही उन्होंने बिस्तर पर पड़ा अपना बेल्ट उठा लिया और मुझे मारना शुरू कर दिया। मेरी चीखें निकल रही थी, लेकिन उन्हें मेरी हालात पर बिल्कुल भी रहम नहीं आ रहा था। मैं उनके सामने हाथ जोड़ रही थी, उनसे मिन्नतें कर रही थी, लेकिन वह जैसे एक वहशी दरिंदा बन गया था। अचानक उन्होंने मेरे बालों को पकड़ के खींचा और मेरे मुंह पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। मैं बिल्कुल निढाल हो चुकी थी। मैं कितना भी मुकाबला कर लेती, आखिर मैं एक औरत थी और मेरे पति अर्जुन एक ताकतवर मर्द थे। उन्होंने कुछ ही पलों में मुझे बुरी तरह से कमज़ोर कर दिया और मुझे कमरे में फेंक कर चले गए। मेरी ज़िंदगी बहुत कठिन हो गई थी। उनसे सवाल पूछना मेरे लिए बहुत महंगा साबित हो रहा था। जब तक वह चुप थे, हमारी ज़िंदगी ठीक चल रही थी, लेकिन जब मैंने उन्हें बोलने पर उकसाया, तभी से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। वह बात बात पर मुझ पर हाथ उठाने लगे थे और यह कोई अच्छी बात नहीं थी। आज जो उन्होंने मेरे साथ किया, उसकी माफ़ी मेरे पास बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने अपना सामान बांध लिया था। मैंने सोच लिया था कि अब मैं किसी भी कीमत पर अपने पति के साथ नहीं रहूँगी। जिस आदमी को औरत की इज्जत करनी नहीं आती, ऐसे मर्द को छोड़ देना ही बेहतर है। मैं भी अब पूरे गुरूर में आ गई थी, क्योंकि मेरे पास भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मैं अच्छा कमाती थी, मेरे पास हज़ारों लोगों की दुआएं थी, मेरे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। तो फिर मैं क्यों इसका जुल्म सह रही थी? लेकिन अब नहीं, अब मैं इस आदमी का जुल्म नहीं सह सकती थी। मैं अपना सामान बांध कर कमरे से निकलने ही वाली थी कि मेरे पति अर्जुन घर में आ गए और मुझे जाता देख फौरन मेरे कदमों में बैठ गए थे। मैं हैरान होकर अपने पति को देख रही थी कि अचानक से यह काया कैसे पलट गई। वह मेरे पांव पकड़ते हुए बोले थे, नेहा मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता नहीं क्या हो गया था। कल रात को मेरे दोस्तों ने ज़बरदस्ती मुझे शराब पिला दी थी, जिसकी वजह से सुबह तक मुझे नशा था और मैंने तुम पर हाथ उठा दिया। मैंने गलती किया है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन इस तरह मुझे छोड़कर मत जाओ। सब मेरे ऊपर हंसेंगे, बातें बनाएंगे और यह भी सच है कि मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अर्जुन का ऐसा कहने पर मैंने अपने पति को बहुत हैरान होकर देखा था। उनको मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं थी, उनको तो बस सोसाइटी की फिक्र थी। मगर बात उनकी भी ठीक थी, अगर मैं चली जाती तो हम लोगों पर बहुत कीचड़ उछलता। इसलिए मैं चुपचाप अपना सामान वापस कमरे में रख कर बिना उसकी बात सुने अस्पताल चली गई थी। 2 दिन ऐसे ही गुजर गए थे। इन 2 दिनों के बीच मेरे पति ने सिर्फ मुझे घूर कर देखा था, इसके अलावा वह मेरे करीब नहीं आए थे। 2 दफ़ा मैंने उनसे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन दोनों दफ़ा ही उन्होंने मुझे बुरी तरह झिड़क दिया था, जिसकी वजह से मैं भी खामोश हो गई थी और उनकी तरफ देखना भी पसंद नहीं कर रही थी। आज सोमवार था, मैं अस्पताल जाने की तैयारी कर रही थी। अभी मैं बाल बनाकर आईने के पास से हटी ही थी कि उन्होंने मेरा बाजू पकड़कर अपने बेहद करीब कर लिया और मेरी आंखों में देखते हुए बोले, मैंने अब सोच लिया है कि अगर आज तुमने मेरी बात से मना किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आज से तुम अस्पताल नहीं जाओगी, किसी का कोई इलाज नहीं करोगी, घर में रहोगी और मेरी सेवा करोगी। इसके अलावा अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की या मेरे सामने ज़िद की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जबकि मेरा गुस्सा वैसे ही बहुत ज़्यादा था। अपने पति की बात सुनकर मैं और ज़्यादा आग बबूला हो गई थी। मैं अपने पति का चेहरा देखते हुए बोली थी, अपने दिमाग से यह बात आप निकाल दें कि मैं आपकी खातिर अपनी यह नौकरी छोड़ दूंगी। मैंने इतने साल पढ़ाई में जो मेहनत की है, मैं वह हर कीमत पर वसूल करूंगी। आप जैसा मैं बिल्कुल नहीं बनूंगी, जिसमें इंसानियत नहीं है। मैं अपना फ़र्ज़ दिल से निभाऊंगी। अगर इस फ़र्ज़ को निभाने के लिए मुझे आपको छोड़ना भी पड़ेगा तो मैं उससे भी पीछे नहीं हटूंगी। मेरे लिए मेरा फ़र्ज़ सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है मेरी ज़िंदगी में। इसके बाद ही मैं किसी चीज़ को अपनी ज़िंदगी में अहमियत देती हूँ। मेरी बात सुनकर मेरे पति ने मुझे घूर कर देखा था और अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोले थे, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि छोड़ना किसे कहते हैं। तुम्हारा फ़र्ज तो आज मैं सही से निकालूंगा। यह कहकर मेरे पति घर से चले गए थे और मैं उनकी पीठ देखती रह गई थी। मुझे अस्पताल जाने के लिए देर हो रही थी, इसलिए मैं सब चीज़ों को नज़रअंदाज किए जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ी थी, लेकिन मेरे पति ने बाहर से ताला लगा दिया था। मैं सिर पकड़कर बैठ गई थी। मैं अर्जुन को एक बहुत अच्छा इंसान समझती थी, लेकिन मैं गलत थी। माँ बाप तो सोचते हैं कि मैं अपनी बेटी को बड़े घर में शादी करूंगी तो मेरी बेटी राज करेगी, वह अपनी मर्जी की मालिक होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर लड़का सही मिले तो वह गरीबी में भी खुश रह सकती है, लेकिन अगर लड़का गलत मिले तो दौलत होकर भी एक लड़की सिर्फ आंसू बहाती रह जाती है। इस इंसान ने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। मुझे मालूम नहीं था कि जिसे मैं समझ रही हूँ कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, यह तो कुछ भी नहीं है। मेरी बर्बादी तो इससे भी बुरा होने वाला था। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक मेरे पति ने दरवाज़ा खोल दिया था। मैं उनको देखकर गुस्सा ही करने वाली थी, उन पर चीखने वाली थी कि अचानक उनके साथ उनके 4 दोस्त घर में दाखिल हुए थे।
मेरा दिल दहल गया था। वह अपने दोस्तों को आज से पहले कभी भी घर नहीं लाए थे, इसलिए मैं हद से ज़्यादा डर चुकी थी। मैं कुछ कहती इससे पहले ही मेरे पति ने मेरा बाजू पकड़ा था और अपने चारों दोस्तों की तरफ मुझे धकेलते हुए बोले थे, आज यह तुम्हारे खेलने का सामान है, इसके साथ जो करना चाहते हो करो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। मैं अर्जुन को फटी फटी निगाहों से देख रही थी। उनके दोस्त मुझे खींचकर बेडरूम ले गए थे। मेरा जिस्म का ज़र्रा ज़र्रा काँप रहा था। मैंने उन सब के आगे हाथ जोड़ दिए थे। वह लोग मुझ पर ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। कोई मेरा दुपट्टा खींच रहा था तो कोई मेरा हाथ पकड़ रहा था। मैं उनके आगे मिन्नतें करने लगी थी कि मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं भी किसी की बेटी हूँ, किसी की बहन हूँ, लेकिन मेरी फरियाद किसी ने नहीं सुनी। उन चारों ने एक एक करके मेरे साथ, मेरे जिस्म में जान नहीं बचा था। मुझे मेरे पति से नफरत हो गई थी। ना जाने वह इन चारों के बीच मुझे छोड़कर कहाँ चला गया था। मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन उसकी कानों तक मेरी चीख नहीं जा रही थी। चंद पलों में इन चारों ने मेरी इज्जत को रौंद कर रख दिया था। मैं पूरी तरह बेहाल हो चुकी थी। मेरे जिस्म में जान नहीं बची थी, सिर्फ सांसें चल रही थी। मुझे सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। मुझे हैरानी अपने पति पर हो रही थी कि वह इतना बड़ा दरिंदा निकलेगा। मेरी आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे। अचानक से दरवाज़ा खुला और मेरा पति अंदर आया। वह चारों बाहर चले गए। मेरे पति ने मुझे बिस्तर से उठाया और मुझे अपने करीब कर लिया और कहा, मैं तुम्हें अभी इसी वक्त छोड़ रहा हूँ। अब तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, जिसके साथ जो करना है करो। मुझे आज के बाद तुमसे कोई मतलब नहीं है। जाओ, तुम अपना फ़र्ज निभाओ, अपनी नौकरी करो। तुम्हें मुझसे भी प्यारा नौकरी था। आज के बाद से तुम आज़ाद हो। यह बोलकर उन्होंने ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉवर से तलाक के पेपर्स निकाले थे और मेरे मुंह पर फेंकते हुए बोले थे, ये तुम्हारे पेपर्स है, अब यहाँ से दफ़ा हो जाओ। मैं इस काबिल भी नहीं थी कि एक कदम भी चल पाती, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत जुटाई, क्योंकि इस दरिंदे का शक्ल भी मैं देखना नहीं चाह रही थी। एक पल भी इस दरिंदे का शक्ल मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मैंने किसी तरह अपने आप को संभाला और मैं घर से बाहर निकल आई। मैं खाली पैर ही घर से बाहर निकल गई। पैरों में कंकड़ चुभ रहे थे। दर्द तो मुझे बहुत हो रहा था, लेकिन उस दर्द के आगे यह दर्द कुछ भी नहीं था जो मुझे मेरे पति ने आज दिया। मैं इस तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठ नहीं सकती थी। मैं अपने पति को बताना चाहती थी कि मैं उनके साथ क्या कर सकती हूँ। एक औरत अपने आप पर आ जाए तो वह कुछ भी कर सकती है। हम औरतें कमज़ोर नहीं होते। मेरे पति ने मुझे अपने पैर की जूती समझ ली। मैंने सोच लिया था, मेरे पति ने जो मेरे साथ किया है उसकी सज़ा उन्हें मैं दिलवा कर रहूँगी। मैं भागती हुई पुलिस स्टेशन की तरफ आई। काफ़ी रात हो चुकी थी। मैं पुलिस स्टेशन के अंदर आई। सामने ही एक इंस्पेक्टर बैठा हुआ था। उन्होंने मेरी इतनी बुरी हालात देखी तो वह अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। उन्होंने मुझे तसल्ली दी और कहा, बैठ जाओ आराम से और बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है। मैंने हिचकते हुए उनसे कहा, सर, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है और ऐसा करने वाला कोई और नहीं, मेरा पति है। मैं अपने पति के खिलाफ FIR दर्ज करवाना चाहती हूँ। आप मेरा FIR लिखिए। उन्होंने कहा, हाँ, उस दरिंदे को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है। मैंने शुरू से लेकर आखिरी तक हर एक चीज़ उन्हें बता दिया। फिर उन्होंने पूछा, तुम्हारे पति का नाम क्या है। जब मैंने अपने पति का नाम बताया तो उनका पेन रुक गया। उन्होंने कहा, यह तुम क्या कह रही हो, तुम्हारा पति राजवीर खुराना है। मैंने कहा, जी हाँ। वह कहने लगा, लेकिन वह तो बहुत बड़ा जाना माना बिजनेसमैन आदमी है। तुम उसकी पत्नी हो या फिर तुम झूठ बोल रही हो। मैंने कहा, इंस्पेक्टर साहब, मैं ही उसकी पत्नी हूँ और आप मेरा FIR लिखिए। उन्होंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता मैडम, मुझे मेरी नौकरी बहुत प्यारी है। क्या आप चाहती हो कि मेरी नौकरी ख़त्म हो जाए। मैं आपकी वजह से अपनी नौकरी नहीं खोना चाहता। मैंने कहा, लेकिन आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है और आपको मेरे पति के खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन वह इंस्पेक्टर कहने लगा, मैडम, हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। राजवीर साहब के हमारे ऊपर बहुत एहसान है। अगर हम उनके साथ कुछ करेंगे, उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे, ऊपर से फिर भी ऑर्डर आ जाएगा और आपके पति छूट जाएंगे। इसलिए बेहतर होगा कि आप लौट जाएं, क्योंकि अगर आप इस केस में बोलेंगी तो वह इंसान इतना जालिम है कि आपकी ज़िंदगी तबाह कर देगा। कोर्ट में बेवजह आपकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाई जाएगी, आप पर गलत इल्ज़ाम लगाए जाएंगे। इसलिए आप हर चीज़ को भूलकर अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें। उनके मुंह से ऐसी बातें सुनकर मैं उस इंस्पेक्टर पर हैरान हो रही थी। हमारा कानून ऐसा भी है, मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने उनके आगे हाथ जोड़े, अपनी हालात बताई, लेकिन फिर भी उन्हें मेरी इजाज़त पर यकीन नहीं आया था। मैं पुलिस स्टेशन में हंगामा करने लगी। मैं पागलों की तरह चीखने लगी थी। मेरे पति ने मेरे साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया था और मैं उसे ऐसे ही आज़ाद छोड़ दूं, मेरे ज़मीर को यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं था।
मेरे ऐसा करने पर उन्होंने अपने सिपाहियों के जरिए मुझे बाहर निकाल दिया था। मैंने नम आंखों से इस पुलिस स्टेशन को देखा था और फिर आसमान की तरफ देखते हुए ऊपर वाले से बोली, भगवान, ये मेरे साथ यह ठीक नहीं हुआ। मैं अब ये फैसला आपके ऊपर छोड़ती हूँ। तू ही मेरे साथ इंसाफ करेगा, तुझे मेरे साथ इंसाफ करना ही होगा। अगर ये कानून नहीं दे सकता मुझे इंसाफ, तो मुझे पता है तू मुझे इंसाफ ज़रूर देगा। मैं बीच रोड पर खड़ी बुरी हालात में अपने भगवान से तड़प कर, और कहते हैं ना, तड़प से मांगी हुई दुआ और तड़प कर दी हुई बद्दुआ तीर की तरह लगती है। मैं तो इस हादसे को भूल जाना चाहती थी, लेकिन शायद ऊपर वाला इस हादसे को नहीं भूल रहा था। मैं अपने पापा के घर चली गई थी। पापा ने जब मेरा ऐसा हाल देखा तो वह बहुत रोए थे। उन्होंने मुझे कहा था कि हम पुलिस स्टेशन जाते हैं, इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाते हैं। मगर मैंने पापा को पुलिस स्टेशन की सारी बातें बताई। मेरे पापा भी बहुत बेबस हो गए। हम कोई बहुत बड़े आदमी नहीं थे, मिडिल क्लास थे। पापा मुझे सीने से लगा लिए और रोते हुए बोले, तुम्हारी माँ ऊपर मुझे इतना बेबस देखकर अफसोस कर रही होगी कि मैंने उससे शादी क्यों की। बेटी, मैं आज तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता और यह मेरे लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। मैंने अपने पापा को उनकी आंखों में देखते हुए बोली, इस तरह निराश मत होइए, शायद यही मेरी ज़िंदगी में लिखा था, इसलिए जो होना था हो गया है। वह इंस्पेक्टर ठीक बोल रहा था। मुझे इस हादसे को भूलकर मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। अगर मैं आगे ना बढ़ी तो यह मेरी बेवकूफ़ी होगी। मैं किसी एक गम को दिल से लगाकर अपना करियर बर्बाद नहीं कर सकती। मैंने बहुत हिम्मत से ये शब्द कहे थे, जबकि मेरे पापा भी मेरी हाँ में हाँ मिलाने लगे थे, क्योंकि हम दोनों ही समझ गए थे कि हम मेरे पति का कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं बहुत रोई थी। वो दिन मेरे लिए बहुत दर्दनाक था। मेरे पापा की तबीयत भी बहुत ख़राब हो गई थी, लेकिन मैंने उन्हें संभाल लिया था। दिन गुजरते जा रहे थे और मेरे दिमाग से वह सब धुंधलाता जा रहा था, मगर मुझे मालूम नहीं था कि भगवान मेरी फरियाद इतनी जल्दी सुन लेगा। मैं जिस अस्पताल में नौकरी कर रही थी, मैंने वह अस्पताल छोड़ दिया था और अपने घर के करीबी अस्पताल में नौकरी करना शुरू कर दी थी। मेरी पहचान इस कदर बन चुकी थी कि मुझे बहुत आसानी से नौकरी मिल गई थी, बल्कि एक अच्छे पोस्ट पर मुझे काम दिया गया था। मैं अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी के साथ कर रही थी। एक दिन मैं ड्यूटी पर थी कि तभी अचानक मुझे डॉक्टर ईशान ने अपने कमरे में बुलाया था। मैं परेशान हो गई थी। पेशेंट की लंबी लाइन थी और अचानक से डॉक्टर ईशान का मुझे इस तरह से अपने केबिन में बुलाना। मैं हैरान हो रही थी कि आखिर वो मुझे क्यों बुला रहे हैं। खैर, फिलहाल मैं डॉक्टर ईशान को नज़रअंदाज करते हुए अपने पेशेंट को देखने लगी थी, क्योंकि मेरे लिए मेरे पेशेंट बहुत ज़रूरी थे। अपने काम से फ्री होने के बाद मैं तकरीबन शाम के वक्त डॉक्टर ईशान के केबिन में गई। उन्होंने मुझे देखते ही कहा, आपको मैंने सुबह 12 बजे का वक्त याद किया था और आप अब शाम के 7 बजे आ रही हैं। यह बहुत बुरी बात है, यानी आपकी नज़र में हमारी कोई वैल्यू नहीं है। मैंने कहा, नहीं ईशान, ऐसी कोई बात नहीं है, जबकि मैंने फ़ौरन सिर इनकार में हिलाया था। उस वक्त पेशेंट बहुत ज़्यादा थे। अगर मैं आ जाती तो वहाँ लोग परेशान हो जाते। मेरा फ़र्ज़ सबसे पहले है, फिर कोई। खैर, आप मुझे बताएं, आपने मुझे क्यों याद किया था? वह मुझे देखते हुए बोले, देखिए, मैं आपको सुबह ही इस बात को बता देना चाहता था, लेकिन गलती आपकी है जो आप मेरे बुलाने पर नहीं आई। आज रात की ड्यूटी आपको करनी है। डॉक्टर थॉर्ब और डॉक्टर प्रीति, उनके घर में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, इसलिए वह दोनों छुट्टी पर हैं। आपको ही रात यहाँ रहना पड़ेगा, वरना परेशानी हो जाएगी। मैं मना कर देना चाहती थी, क्योंकि पापा मेरी वजह से परेशान होते थे, लेकिन बात आज फर्ज की थी। अगर मैं पीछे कदम ले लेती तो यह बहुत बुरी बात होती। मैंने डॉक्टर ईशान से वादा कर लिया था कि मैं रुक जाऊंगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आज मेरे साथ क्या होने वाला है, आज मैं क्या देखने वाली हूँ। वक्त गुजरता जा रहा था और थोड़ी देर बाद ही बाहर का मौसम बहुत ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से तेज़ बारिश हो रही थी। मुझे थोड़ी घबराहट महसूस हो रही थी। पापा को मैं बता चुकी थी कि आज मेरी नाइट ड्यूटी है, इसलिए आप मेरा इंतज़ार नहीं करना। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि अचानक दो लड़के भागते हुए अंदर आए। वो दोनों पूरी तरह से भीगे हुए थे। उसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। वह दोनों लड़के मेरे पास आए और कहने लगे, डॉक्टर साहिबा, हमारा दोस्त बहुत बुरी हालात में है, उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया है, भगवान के लिए हमारी मदद करें और उसका इलाज जल्दी शुरू कर दीजिए। मैं जब पलट कर उन लड़कों को देखी तो वह लड़के मुझे एकटक देखने लगे। मैंने पूछा, कहाँ है पेशेंट? वह लोग खामोश थे। तभी मेरी नज़र पीछे गई तो देखा बेड पर दो और लड़के उस आदमी को लेकर आ रहे हैं, जो बहुत ही बुरी तरह से जख्मी था। जब मैंने उन दो लड़कों को गौर से देखा तो मेरे कदम तले ज़मीन खिसक गई। मैं फटी फटी निगाहों से उन लड़कों को देख रही थी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वक्त इस तरह दोहराया जाएगा और वो लोग मेरे सामने ऐसे आएंगे, जबकि वह दो जो मेरे सामने मिन्नतें कर रहे थे, मुझे देखकर अपनी जगह पर सन से खड़े हो गए थे, क्योंकि वह चारों कोई और नहीं बल्कि वही चार लड़के थे जिन्होंने मेरी इज्जत को तार तार किया था।
मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। क्या मेरा भगवान मुझे इंसाफ दिलाना चाहता था? मैंने नफरत भरी नज़रों से उन लोगों को देखा। मेरा दिल और दिमाग के बीच भगदड़ मचने लगा। सामने बेड पर मेरा तलाकशुदा पति था, जो बहुत ही बुरी हालात में था। दिल कहता था कि कोई ज़रूरत नहीं है इसका इलाज करने की, क्योंकि जो इसने मेरे साथ किया था वह माफ़ी के काबिल नहीं था। मगर दिमाग ने कहा कि यह तो तुम्हारा फ़र्ज है, तुम्हें इसका इलाज करना चाहिए। अगर आज तुम अपने फ़र्ज से पीछे हट गई तो मानो तुमने अपनी ज़िंदगी की मेहनत को बर्बाद कर दिया। मैंने आंखें बंद की थी और दिल में ऊपर वाले का नाम लिया था और आंखें खोलकर फौरन ही इन लोगों को दिलासा देते हुए बोली थी, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। ऑपरेशन की तैयारियां की जा रही थी, सब चीज़ें सेट हो रही थी और मैं अपने कपड़े बदलने के लिए अपने कमरे में चली गई थी। मेरी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए थे। मेरा दिल अजीब सी हालात का शिकार था। मैं सब बातों को भूलकर अपने भगवान का नाम लेकर ऑपरेशन थिएटर चली गई। 2 घंटे की मेहनत के बाद उस आदमी की जान में जान आई। मैं बाहर आई तो वह चारों परेशान थे। मैंने उन लोगों से कहा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक है। थोड़ी देर बाद उन्हें वार्ड में दाखिल कर दिया जाएगा, फिर आप लोग उनसे मिल सकते हैं। वह चारों लड़के मेरे पैरों में गिर गए और मुझसे माफ़ी मांगने लगे। कहने लगे, मुझे माफ़ कर दीजिए, हमने आपके साथ बहुत गलत किया, लेकिन इसमें हम लोगों का कोई कसूर नहीं। हम तो नशे में थे, अर्जुन ने हम लोगों को उकसाया था, हम लोग भी बहक गए थे और हमने नशे के हालात में आपके साथ बहुत गलत किया। मैंने कहा, पुरानी बातें मुझे याद नहीं है। मैं इतना कहकर उन लोगों के पास से हट गई और अपने कैबिन में आ गई। अर्जुन का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। उसका पैर बुरी तरह से टूट चुका था। उसकी जान तो बच गई है, लेकिन अब वह अपने पैरों पर कभी चल नहीं सकता है। भगवान ने उसके किए की सज़ा उसे दे दी है। अब एक अपाहिज से मैं क्या नफरत करूं। खैर, थोड़ी देर के बाद एक नर्स मेरे पास आई और कहने लगी, डॉक्टर नेहा, उस मरीज की हालत बहुत ख़राब हो रही है। मैंने कहा, मगर वह तो अभी बिल्कुल ठीक था। मैं दौड़कर उसके पास गई, उसका चेकअप किया, उसे इंजेक्शन लगाया तो उन्हें आराम मिला। मैं वहाँ से जाने ही वाली थी कि अर्जुन ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, नेहा, मुझे पता है तुमने मेरी जान बचाई है, लेकिन मेरी जान तुमने क्यों बचाई? मैं तो एक हैवान हूँ और ऐसे हैवान को मर जाना ही ठीक है। मैंने कहा, आपकी जान बचाना मेरा फ़र्ज था, बस मैंने अपना फ़र्ज निभाया है। तभी अर्जुन हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगने लगा। वह कहने लगा, नेहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया है। मैंने कहा, मैं तुम्हें माफ़ कर चुकी हूँ। इतना कहकर मैं अपने केबिन में आ गई। मेरी आँख कब लगी पता ही नहीं चला। सुबह हो चुकी थी। मैं अपने घर आ गई। मैंने पापा को सब कुछ बताया। पापा कहने लगे, मेरी बच्ची, मुझे तुम पर गर्व है कि तुमने अपना फ़र्ज बहुत अच्छे से निभाया है। मैं भी अपने पापा के गले से लगकर फूट फूट कर अपनी किस्मत पर रोने लगी। खैर, दिन इसी तरह गुजरने लगे। एक दिन डॉक्टर ईशान मेरे पास आए और कहने लगे, नेहा, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं कोई मजाक की मूड में नहीं हूँ, ऐसा मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी डॉक्टर ईशान कहने लगा, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। आप वह लड़की हो जो अपने फ़र्ज के लिए जान भी दे सकती हो। अगर ऐसी लड़की से मोहब्बत ना हो तो फिर कैसी लड़की से मोहब्बत होगी? मैंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर ईशान कहने लगा, क्यों, मुझ में क्या कमी है? क्या मैं आपको अच्छा नहीं लगता? मैंने कहा, ऐसी बात नहीं है, आप बहुत अच्छे इंसान हो। मैंने कहा, तो फिर क्या बुराई है मुझ में? मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, तुम्हें कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। उसका इतना कहना था कि मैं हैरान होकर डॉक्टर ईशान को देखने लगी कि उसे यह सब कैसे पता। डॉक्टर ईशान ने कहा कि एक दिन मैं आपके पापा से मिला था, आपके बारे में मुझे बहुत कुछ जानना था, आपकी खामोशी का पता लगाना था। मैं आपको पसंद करने लगा था, मैं आपके बारे में जानना चाहता था। जब मैंने आपके पापा से बात किया तो आपके पापा ने आपके बारे में मुझे सब कुछ बता दिया, मुझसे कुछ भी नहीं छुपाया। आपके पापा को भी पता है कि मैं आपको पसंद करता हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर ईशान की तरफ बहुत गौर से देखने लगी और सोचने लगी कि दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं, लेकिन मेरे साथ इतना कुछ हो चुका है कि अब मुझ में कोई शौक ही नहीं बचा है। दोस्तों, अब आप ही मुझे बताएं, क्या डॉक्टर ईशान से मुझे शादी करनी चाहिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, या फिर मुझे ऐसे ही अपनी ज़िंदगी गुजार देनी चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।